हेलो एवरीवन। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि किए थे टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन अप्रोच में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जब भी एलिमेंट्स हमारे आर एल और सी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब आपकी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है, कुछ इंटीग्रल इक्वेशन फॉर्म होती है, तो उनको कई बार टाइम डोमेन में सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो टाइम डोमेन से उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाने के लिए जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है वो ट्रांसफॉर्मेशन आपका कहलाता है। और जब आप उसका रिवर्स इसका कर देते हैं कि फ्रीक्वेंसी डोमेन से यदि टाइम डोमेन में आ जाते हैं तो आपका होता है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो आपका फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन या टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है वो दो टाइप से हो सकता है। एक होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म, दूसरा होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है आपका, उसका डेफिनेशन बाय डेफिनेशन फोरियर ट्रांसफॉर्म हम क्या बोलते हैं, इसको इस तरह के एफ से आप डिनोट करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जे ओमेगा। जे ओमेगा, ओमेगा क्या होता है आपका फ्रीक्वेंसी टर्म होता है। यदि आपके पास में कुछ टाइम डोमेन में एक फंक्शन गिवन है जो कि एफ ऑफ टी है, तो उसको यदि आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है उसका, तो आप किस तरह से करेंगे, ये डेफिनेशन उस पर अप्लाई करेंगे। ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये आपका फंक्शन जो है वो गिवन है किसमें, टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन से उस फंक्शन को हमको लाना है में फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाने के लिए आप इस डेफिनेशन का यूज करते हैं। ये आपका होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है। इस ऐसा करने के लिए फंक्शन की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। वो फंक्शन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, दिस फंक्शन एफ ऑफ टी शुड बी इंटीग्रेबल होना चाहिए माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इस तरह से आपका जो है इंटीग्रेबल होना चाहिए। दिस शुड बी लेस देन इनफाइनाइट। ये रिक्वायरमेंट होती है यदि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है किसी फंक्शन का। तो ठीक है, कोई भी फंक्शन है यदि उसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है तो वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। उसका जो इंटीग्रेशन निकल के आ रहा है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, वो लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म तो हमने ले लिया, वो हो गया फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने आगे की सारी जो भी आपको करना है कैलकुलेशन एंड ऑल वो आपने कर लिया। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं, वापस उस फंक्शन को टाइम डोमेन में लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। इनवर्स ट्रांसफॉर्म लेने के लिए हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, फोरियर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ जे ओमेगा कैपिटल में will be equal to small f of t, which will be equal to 1/2 pi minus infinity to infinity f of j omega। यहाँ e टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी था, यहाँ क्या हो जाएगा e टू द पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में है ऑलरेडी, हमको काय में कन्वर्ट करना है, टाइम डोमेन में, तो ये डी ओमेगा। ये होता है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। ठीक, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं हम। उसके बाद में कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जैसे रैम्प है, सिग्नल्स आपके पैराबोलिक है, इस टाइप के जो सिग्नल्स, टेस्ट सिग्नल्स आपके होते हैं, उनको आप कन्वर्ट यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हुए और नेटवर्क्स को सॉल्व करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही एक पार्ट जैसा बोल सकते हैं, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या डेफिनेशन होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ टी will be equal to capital F of s will be equal to 0 to infinity f of t e to the power minus st dt है। ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है, ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। टाइम डोमेन से हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन एफ ऑफ एस में ला रहे हैं। एस क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी है। एस का वैल्यू क्या होता है, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ये क्या कहलाती है, आपकी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो डोमेन तो ये भी फ्रीक्वेंसी डोमेन है। तो मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म को क्या ऐसा बोल सकती हूँ, फोरियर ट्रांसफॉर्म इज टू साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्यों टू साइडेड, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कर रही हूँ, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, जीरो से इंफिनिटी कर रही हूँ। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। और फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, टू साइडेड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहे हैं हम। तो ये इसका बाय डेफिनेशन हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है इसे कहते हैं। इसमें हम दूसरे सिग्नल्स जैसे रैम्प और पैराबोलिक दूसरे सिग्नल्स को यदि एनालाइज आपको करना है, तो या जहां पर भी फोरियर ट्रांसफॉर्म एप्लीकेबल नहीं होता, वहां हम क्या करते हैं, आपका जो कैलकुलेशन है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कर लेते हैं। और जब आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कैलकुलेशन किया, आपने फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आए, उसको आगे का कैलकुलेट किया, इवेल्युएट किया, वैल्यूज निकाले, रिस्पॉन्स फाइंड आउट किया। अब आप क्या चाहते हैं, फाइनली रिस्पॉन्स आपका काय में होना चाहिए, टाइम डोमेन में होना चाहिए। तो उसको टाइम डोमेन में लाने के लिए आप क्या करते हैं, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस लेते हैं, जो कि क्या होता है आपका 1/2 पाई जे सिग्मा माइनस जे ओमेगा टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा
एफ ऑफ एस ई टू द पावर, यहाँ पर था e टू द पावर माइनस एस टी था, यहाँ e टू द पावर एस टी रहेगा ds। ये आपका होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप फंक्शंस को ले आए, उसके बाद आपको जो कैलकुलेशन करना था, जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करना था वो आपने कर लिया। उसके बाद आपका रिस्पॉन्स फाइंड आउट हुआ। रिस्पॉन्स आने के बाद अब आप क्या चाहते हैं, उसको वापस टाइम डोमेन में लाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यूज क्यों करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जो आपके आरएलसी सर्किट्स हैं, जब नंबर ऑफ डायनेमिक एलिमेंट्स सर्किट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे सिंपल 1 एल और 1 सी हो तो बात अलग है, लेकिन नंबर ऑफ एल और सी एलिमेंट्स आपके जब यदि इन्वॉल्व हो जाते हैं सर्किट में, तो सर्किट इक्वेशंस टाइम डोमेन में सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि वो आपकी इक्वेशंस कैसी होती है, इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, जिसको सॉल्व करना उतना इजी नहीं होता। तो जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो ऐसी इक्वेशन जो कि इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो सिंपली एल्जेब्रिक इक्वेशन में फॉर्म हो जाती है, एल्जेब्रिक इक्वेशन में आ जाती है, उस फॉर्म में आ जाती है। तो जब उस फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है, तो उसका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। इसलिए आप क्या करते हैं, जब ट्रांजिएंट्स आप पढ़ेंगे, जहां आरएलसी सर्किट्स आप पढ़ेंगे, स्विचिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, नंबर ऑफ डायनेमिक एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो वहां पे सर्किट को आपको लाप्लास डोमेन में आप सॉल्व करेंगे, तो आपका सॉल्यूशन इजी हो जाता है, एनालिसिस इजी हो जाता है। जब आप टाइम डोमेन में कैलकुलेट करते थे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग निकालते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग निकालते थे, लेकिन जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में लाप्लास में सॉल्व करते हैं, तो ये दोनों चीजें एक ही सॉल्यूशन में आपको निकल के आती है। जब आप ट्रांजिएंट पढ़ते हैं, तब आप इनिशियल वैल्यूज निकालते हैं, लाइक इनिशियल करंट, इनिशियल वोल्टेज, ये आप अलग से कैलकुलेट करते हैं, फिर रिस्पॉन्स निकलने के बाद उसे बाद में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये सब लाप्लास डोमेन में नहीं होता, फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं होता। लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जब आपकी इक्वेशन आती है, तो दोनों ही चीजें साथ में सब्स्टिट्यूट करते हुए आप करते हैं, तो अलग अलग आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस का आप कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं हम वो देखेंगे। उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, थ्योरम्स होते हैं, उनसे रिलेटेड वो देखेंगे, जैसे इनिशियल वैल्यू थ्योरम हो गया, फाइनल वैल्यू थ्योरम हो गया, कन्वोल्यूशन थ्योरम हो गया, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ेंगे, जैसे स्केलिंग है, शिफ्टिंग है, टाइम रिवर्सल है, और फ्रीक्वेंसी डिफरेंशिएशन, टाइम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी प्रॉपर्टीज भी आप देखेंगे इसमें। फिर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि अगर आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया है, रिस्पॉन्स फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आप उसको टाइम डोमेन में निकाल नहीं पा रहे, तो वो किसी काम का नहीं, आपको उसको टाइम डोमेन में लाना पड़ेगा। तो इसलिए आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। और जो भी एलिमेंट्स है उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, आरएलसी एलिमेंट्स यदि हैं आपके, तो उनको आप किस तरह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में, सर्किट अगर आपका बना हुआ है, तो उस सर्किट को आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे, आपको एलिमेंट्स को लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते आना चाहिए ना, तो आप एलिमेंट्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म या एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन इन लाप्लास डोमेन या फ्रीक्वेंसी डोमेन किस तरह से होता है वो देखेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स आप देखेंगे। उसके बाद में आरएलसी सर्किट, आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, उनको पर्टिकुलरली आप कैसे सॉल्व करते हैं, लाप्लास डोमेन में इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं, वो आप देखेंगे। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, साथ ही साथ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे बेस्ड भी प्रॉब्लम्स आप करने वाले हैं। उसके बाद में वेव फॉर्म्स, यदि आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स दिए हुए हैं कि यूनिट स्टेप सिग्नल है, आपका इम्पल्स सिग्नल है, रैंप सिग्नल है, इसको आप किस तरह से टाइम डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं और उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे लेते हैं लाप्लास में, या फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म आप उसको कैसे करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसका कैसे लेते हैं वो देखेंगे। पैराबोलिक फंक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो देखेंगे। उसके बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स हो जाते हैं, कुछ एक पर्टिकुलर आपको सिग्नल दे दिया जो कि पीरियोडिक नहीं है और कुछ डिफरेंट टाइप का है, यूनिक सिग्नल है, तो आप उसको कैसे उसके इक्वेशन फॉर्म करते हैं टाइम डोमेन में, आप वो देखेंगे। फिर टाइम डोमेन में इक्वेशन लिखने के बाद उस इक्वेशन को आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में या लाप्लास ट्रांसफॉर्म उस इक्वेशन का कैसा होगा वो आप देखेंगे उसका एक्सप्रेशन लिखने के बाद। तो इस पे बेस्ड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। आपको ट्रांजिएंट जब आप पढ़ेंगे तब बहुत ज्यादा आपको इसका यूज होगा।